नमस्कार। पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं ट्रेड शिरोमणि आशीष धर जी के पास। आशीष जी, राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आपने बहुत ज़बरदस्त परिचय दिया है मेरा और जिसके कारण मुझे बहुत सारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चलिए आप मानते हैं ऐसा तो हम क्या ही बोल सकते ट्रेड होना ट्रोल होने का पर्याय बन गया है अब तो। हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आशीष जी, हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि ये ट्रेड और रायता है क्या? जो लोग ट्विटर से दूर हैं, उनको अभी भी ये आइडिया नहीं है कि ये ट्रेड और दो रायता दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत यूज़ किए जाते हैं हिंदू डिस्कोर्स में, लेकिन लोग अभी भी ठीक से जानते नहीं हैं जो ट्विटर से दूर हैं। जी, जी, जी। और इस ट्रेड और रायता का इतिहास क्या है? इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो देखिए, ट्रैड और रायता एक तरह से ट्विटर पे तो घिसा-पिटा डिबेट हो चुका है और इसकी जो अ, एकदम पीक जो ये हुआ था, ये करीब 2019-20 कोविड से थोड़ा पहले, उस समय पे बहुत ट्रैड का एक एक ऐसा वातावरण बन गया था कि ट्रैड होना एक सबको ही, जो ये यंगस्टर्स आ रहे थे ट्विटर पे, वो सब अपने आप को ट्रैड आइडेंटिफाई कर रहे थे। और फिर उससे क्या हुआ कि जिस तरह का डिस्कोर्स बन रहा था वो बहुत थोड़ा इंडिपेंडेंट सा था, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन, अगर आप वापस 2012-13 में जाएं ट्विटर पे, तो क्या हो रहा था कि कांग्रेस की हालत ख़राब थी। आईटी सेल का मजाक उड़ाया जाता था कांग्रेस की, क्योंकि वो डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल टाइप का काम हो रहा था वहाँ पे। और उस समय एक मोदी वेव चल रहा था, और तो सब एक, जिसको सागरिका घोष ने इमोर्टलाइज कर दिया इन शब्दों को, वन बिग हैप्पी फैमिली। ऐसा ऐसा एक वातावरण उभर रहा था। तो उसके बाद जैसे जैसे मोदी सरकार ने अपना पकड़ बनाई गवर्नेंस पे, और धीरे धीरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में एक क्लैश हुआ, तो कई लोग ऐसे थे तो जो थोड़े निराश हुए। अब ये एक अपना एक चल रहा था कि कई लोगों को लगा था कि मोदी सरकार आएगी और हिंदू राष्ट्र का निर्माण उसी समय चालू हो जाएगा, और उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि जो वास्तविकता थी वो बिल्कुल अलग थी इस बात से। तो उसके बाद वो लोग अपनी जो निराशा है उसको व्यक्त करते थे ट्विटर पे। ये अपना एक स्ट्रीम चल रहा था। दूसरी तरफ एक ऐसा भी डिस्कोर्स बनने लगा जो जिसका आप कह सकते हैं कि जिसका मॉडर्न टाइम्स में स्वामी करपात्री महाराज उसका सोर्स है, कि जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में इन जो जो राजनीतिक विषय हैं उनके ऊपर एक धार्मिक दृष्टि से उसके ऊपर व्याख्यान करना शुरू किया, और ये बताया कि राम राज्य की क्या परिकल्पना है, और किस तरह से एक लोकतंत्र और राम राज्य में क्या अंतर है, और किस तरह से राम राज्य के जो आइडियल्स हैं उनको कैसे हम लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर में ला सकते हैं, ऐसा उनका। आपने तो स्वयं काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो जो मार्क्सवाद और राम राज्य है उसमें उन्होंने अन्य, मतलब पाश्चात्य दर्शनों को समझ के उनके बारे में लिखा है, उनका व्याख्यान किया, और फिर अंत में उन्होंने ये बताया कि राम राज्य का आइडियल है क्या। तो वहाँ से जो है, और स्वामी करपात्री जी तो 20वीं शताब्दी में इतने, मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड फिगर्स, जो संत समाज में भी उनका जो नाम और उनकी जो उनका मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा जो थी वो अ, बिल्कुल टॉप पे थी, है ना। तो उन ऐसे थॉट से इन्फ्लुएंस्ड, जो कि हिंदू समाज में तो था ही है, लेकिन ट्विटर पे ये सब नहीं दिखता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हिंदुओं ने अपने थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करके ये पता चला हिंदुओं को कि ठीक है, पॉलिटिकल विक्ट्री तो एक स्टेज है, आपने एक बैरियर क्रॉस कर लिया, उसके बाद क्या? अब हम किन चीज़ों की बात करें? हमारे क्या विषय हैं जो राजनीति में, जिन्हें हमें उठाना है और जिनका हमें समाधान ढूंढना है? वहाँ से ये बातें ऐसी शुरू हुई जो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी लोगों के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमेशा सुपरफिशियल होता है, शैलो होता है। उसमें बात यही होती है कि
रोड में गड्ढा है और ब्रिज कितने बन गए और रोड कितने बन गए और ये सब है, क्योंकि वहीं तक वो सीमित रखना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल क्लास है वो उसके बियॉन्ड जाना ही नहीं चाहता, है ना। नंबर्स में आप बता दो कि हाँ जी हमने इतना कर दिया, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और जो विकास का एक पूरा ये जो जो रेटोरिक बना था कि विकास के ही आधार पे जो 2014 में भाजपा का जो इलेक्शन कैंपेन था वो चल रहा था। तो विकास के बियॉन्ड जब आप जाते हैं तो पहला तो था कि विकास मीन्स इकोनॉमिक राइट, कि जो केवल आर्थिक मुद्दों पे ही चर्चा हो। फिर जब कल्चरल राइट जो है वो थोड़ा अपना असर्ट करने लगा अपने थॉट्स और आइडियाज़ को, तो वहाँ से वहाँ एक चैलेंज हुआ, तो वहाँ एक पहला क्लैश हुआ। उसके बाद कल्चरल राइट में भी लोगों को ये ज़्यादा उस समय पे जो विषय थे वो ये थे कि राम मंदिर कब बनेगा, धारा 370 कब हटाई जाएगी, और ये सब जो बहुत पुराने टाइम से इश्यूज थे, एक एक करके वो इश्यूज हटते गए। अब बचा क्या, है ना। तो कल्चरल राइट को फिर थोड़ा और डीप डाइव करके सुपरफिशियलिटीज के बियॉन्ड, टोकनिज्म और केवल सिंबोलिज्म के बियॉन्ड जाके बात करनी पड़ेगी। हम हैं कौन, हमारा सेल्फ डेफिनेशन क्या है, हम अपने आप को, हमारी पहचान क्या है, हिंदू बोलने का क्या अर्थ है राजनीतिक दृष्टिकोण से, है ना। तो वहां से ये ट्रैड जो है शब्द आया, क्योंकि इसका जो पैरेलल है वो वेस्टर्न स्फीयर में है, जैसा कि हमारे साथ हमेशा ही होता है। जो क्रिश्चियन ट्रेडिशनलिस्ट थे जो ये कह रहे थे कि हमारा जो ज़्यादा सेक्युलरिज्म की ओर हम भी चले गए, तो उन्होंने वहाँ से ये बोलना शुरू किया कि हम वापस क्रिश्चियन वैल्यूज़ को पॉलिटिक्स में कैसे लेके आए। तो वहाँ ट्रैड मूवमेंट वहाँ पे चला। तो उसका एक पैरेलल आप समझ लीजिए कि हिंदू राइट में, जिसको राइट विंग बोला जाता है, मुझे नहीं पता ये कितना एक्यूरेट भी है बोलना, पर हिंदू राइट में जो हिंदू धर्मशास्त्रों को लेके या जो हिंदू वे ऑफ लिविंग है, वो वापस उसका हम कैसे इन्फ्यूज करें पॉलिटिक्स के अंदर उन वैल्यूज को, उसको लेके ट्राइड मूवमेंट शुरू हुई। तो इसमें ये था कि जो जो साधारण बीजेपी सपोर्टर है, अब मोस्टली लोग फिलोसोफर तो होते नहीं ना कि अब सब चीज़ों के अंदर घुसते हुए चले जाए। तो सबको लगा कि हाँ जी बीजेपी को वोट कर दिया, हिंदुओं का भला हुआ। लेकिन हिंदुओं का भला है क्या, इसको व्यक्त करना, इसको पूरी तरह से डिफाइन करना, इसकी परिभाषा निकालना, ये एक इशू बन गया, क्योंकि ट्विटर पे तो ये सब झगड़े चलते रहते हैं। तो उसमें फिर मतभेद होने लगे। इसका एक मैं आपको उदाहरण अगर दूं, वो ये है कि जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो एक आम धारणा ये है कि इससे तो हिंदुत्व का बहुत मतलब ये वर्चस्व का प्रतीक है हिंदुत्व के, है ना, कि इतना भव्य मंदिर बन गया और पूरा कॉरिडोर बन गया, वहां लोग जाके देख रहे हैं और वो सब है। पर एक अ, समाज का एक सेक्शन वो भी है जो ये कहता है कि भाई आपने जिस तरह से मंदिर, जो प्राचीन मंदिर थे उनको तोड़ा और उनके विग्रह फेंके गए और जिस तरह से उनकी ट्रीटमेंट हुई, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। तो वो जो तबका है, लगभग आप उसको ट्रैड बोल सकते हैं, क्योंकि वो शास्त्रीय मर्यादा को लेके बहुत सीरियस है। वो ये कहते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा गया है वही हमारी वैल्यूज को डिफाइन करता है, और अगर हम शास्त्र को का परित्याग कर दें तो फिर हमारे पास बचा क्या, फिर हम किस चीज के लिए लड़ भी रहे हैं। तो ये है। इसी के विपरीत रायता कौन है? ये रायता नाम कैसे पड़ा? और ये कौन लोग हैं जिनको रायता कहा जाता है? देखिए जैसे ये जो ये एक अर्बन लिंगो में नॉर्मीज बोला जाता है ना, नॉर्मीज आर दोज पीपल जो आप कहीं पे भी आप अपने पड़ोस में चले जाएं, किसी भी साधारण हिंदू से बात करें, साधारण का मतलब ये नहीं कि वो निम्न है और हम उच्च हैं, पर साधारण मतलब जो जीवन कॉमन हिंदू। अपने जीवन में व्यस्त है और अपना कमाई कर रहा है, उसके पास समय नहीं है कि वो इन सब झमेलों में पड़े, है ना। वो अपना वोट कर लेता है और वोट करने के बाद वो भूल जाता है 5 साल के क्या हुआ। जब उसके अपने ऊपर बनती है कि कहीं टैक्स नोटिस आ गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई एमसीडी के साथ या कहीं कोई म्यूनसिपैलिटी के साथ पाला पड़ गया, तो तब उसे याद आता है कि यार ये मतलब गलत हो रहा है। पर तब तक जब तक जीवन चल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं, वोट दे दिया हो गया। रायता उससे एक लेवल अलग है। वो ये है कि वो न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, वो डेली न्यूज़, और अर्नब गोस्वामी क्या बोल रहा है, बरखा दत्त क्या बोल रही है, राजदीप सरदेसाई क्या बोल रहा है, इसको लेके बहुत ही ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहते हैं। और आपको तो पता होगा कि वैसे जो स्कॉलर्स हैं
मीडिया स्कॉलर्स, उन्होंने प्रायः न्यूज़ को एक एंटरटेनमेंट का विषय ही बताया है कि न्यूज़ जिस तरह टेलीकास्ट होती है टीवी पे, वो मनोरंजन के अतिरिक्त ज़्यादा कुछ नहीं है। और मनोरंजन के अतिरिक्त वो ये है कि मनोरंजन के द्वारा वो कैसे समाज को की ओपिनियन को मोल्ड कर सके, है ना, पब्लिक ओपिनियन शेप करने का वो है। वो भी पॉलिटिकल टूल है कि किस तरह समाज को एक कोहेरेंट वो दिया जाए कि शांति बनी रहे और स्टेटस को मेंटेन हो। तो न्यूज़ का वो मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। अब जो रायता है वो न्यूज़ बहुत कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए उनका सारा जो उनकी जो विचारधारा है वो ये है कि जो बोला जा रहा है उसको वो अनक्रिटिकली एक्सेप्ट करके उसी के हिसाब से अपने आर्ग्यूमेंट रखते हैं सामने। तो शास्त्रों को लेके उनका जैसे, अब एक मैं आपको थोड़ा, अगर इसमें हम गहराई में जाएं तो जो बीजेपी सपोर्टिंग हिंदू हैं और उसमें से एक सेक्शन है जो बहुत पहले से जिनको बोले कि ये ट्रेडिशनल बीजेपी सपोर्टर्स हैं, वो राम मंदिर की मूवमेंट के समय बीजेपी के साथ जुड़े, है ना। उससे पहले भी थे, जनसंघ वाले भी थे, बट मैं कह रहा हूँ कि मेजर राइज बीजेपी का जो है, एक लार्ज चंक ऑफ सपोर्टर्स, उनका राम मंदिर की मूवमेंट के साथ उनका कनेक्शन है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ही राम मंदिर हो गया। और राम मंदिर में क्या था, राम मंदिर का इशू ये है कि जो मंदिर 500 साल पहले बाबर या उसके जनरल ने तोड़ दिया, उसको हमें वापस बनाना है। तो उसके उसके नीचे जो अंडरलाइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है हिंदू मुस्लिम कोएग्जिस्टेंस का कॉन्फ्लिक्ट, कि साथ में ये जो दो मेजर रिलीजन्स हैं, जो पंथ हैं दो अलग अलग, हम तो धर्म हैं, वो तो मैं उनको धर्म नहीं बोलूंगा, वो तो वाली एक पंथ है, एक विचारधारा है, ये दोनों कैसे साथ में शांति प्रिय तरीके से कैसे वो साथ में रह सके। लेकिन वो बार बार ये हमें इतिहास सिखाता गया है कि ये पॉसिबल नहीं है, एक तरह से ये हो नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कुछ होता है जिससे कि हिंसा उत्पन्न हो ही जाती है। अब जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको इस इस इशू को लेके बहुत सीरियस है वो, कि कैसे होगा कि हिंदू मुस्लिम को एग्जिस्टेंस का क्या करें हम। तो मुस्लिम्स को लेके एक उनकी एक विचार है, उनकी एक धारणा है जो बिल्कुल मेरी दृष्टि में बिल्कुल सही है, पर वो उसके आगे जाते नहीं। जिसमें जैसे मेरे मित्र हैं पंकज सक्सेना, उन्होंने स्वयंबोध और शत्रुबोध की बात की है, तो उनमें शत्रुबोध भरपूर भरा हुआ है लेकिन स्वयंबोध नहीं है। और स्वयंबोध जब उनको याद दिलाया जाए कि स्वयंबोध क्या है, तुम कौन हो, तो उसमें कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि इस्लामिक और हिंदू वे ऑफ लाइफ, उनमें कुछ कॉमनैलिटीज हैं। अब जैसे पशु बलि का हम उदाहरण ले लें, तो पशु बलि हमारे में तो इस्लाम से भी पुराना है ना। वैदिक यज्ञों में पशु बलि होना, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई आचार्य इस पे आपत्ति नहीं जताता। और फिर उसके बाद तांत्रिक जो स्कूल्स हैं, तांत्रिक संप्रदाय हैं, और आज भी देवी के मंदिरों में पशु बलि दी जाती है। अब उनके यहाँ पे अगर ईद पे बकरा कटता है तो वो हमारी गलती थोड़ी है। लेकिन जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम वो हैं, उनकी जो उनका जो सेल्फ डेफिनेशन है वो ये है कि हम वो हैं जो वो नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रिएक्शनरी जाती है। अप्रोच। तो ये जो है ये रायता थॉट, जिसको हम मीम के तरीके में रायता थॉट बोले, मिक्स रायता, ये हाँ। मिक्स वेजिटेबल रायता, हाँ। तो यही मेन अंतर तो यही है मेरे अनुसार। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, तो ऐसा लगता है कि ये जो रायता समुदाय है हिंदुओं में ही, ये बिल्कुल इसको फॉलो करता है उस थियरी को, क्योंकि आप शास्त्र मानते नहीं है। हाँ तो जो आपको अच्छा लगे, वे ऑफ लाइफ जो आपको अच्छा लग रहा है वो। हाँ, मतलब जितनी मेरी समझ है वो ये है कि अ, जो हमारा पारंपरिक अ, जिस तरह से समाज ऑर्गेनाइज था, वो ये था कि धर्माचार जो है वो हाई फिलॉसफी है, और फिर एक लोकाचार है जो
अपने देश काल अनुसार थोड़ा आप एडजस्ट करते हो। लेकिन जो जो बेसिक एंकर है, जिसके बेसिस पे एक स्थिरता आती है समाज में, एक ऑर्डर आता है, वो तो धर्मशास्त्र के अनुसार ही है। उसके ऊपर आप थोड़ी बहुत लीपापोती करके चेंज कर सकते हो। किसी जगह कोई फ्लेवर है, किसी जगह कोई फ्लेवर है, खाने पीने का में अंतर है, विवाह के मतलब संस्कार में, वो जो रिचुअल्स हैं उसमें अंतर है, और क्या सही है क्या गलत है उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। बट जो सबस्ट्रेटम है, जो बेसिस है, वो तो धर्म है। और धर्म कहाँ से आता है? धर्म का कोई और स्रोत ही नहीं है सिवाय शास्त्रों के। क्योंकि धर्म तो कोई ऐसी चीज है नहीं ना कि मतलब पानी है तो उसको H2O बना दिया, कि बोल दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ये तो सूक्ष्म है। तो धर्म सूक्ष्म होने के कारण उसका जो उसकी जो समझ है हमारी, उसका एकमात्र जो स्रोत है वो धर्मशास्त्र है। और धर्मशास्त्रों को प्रमाण मानना इस संदर्भ में, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये करते हैं, तो ये एक और उदाहरण है इस बात का कि कैसे हम इब्राहिमिक आइडियोलॉजीज के साथ कंपेयर करके अपने आप को, और ये बोल के कि हम वो हैं जो वो नहीं है, उसमें हम अपना किस तरह से उसमें अपनी हानि कैसे करते हैं। क्योंकि उसमें हम फिर ये बोलेंगे कि अरे वो तो कह रहे हैं कि अ, हम अपने शास्त्रों के, उनके जो शास्त्र हैं या जो उनको उनकी किताब है उसके अनुसार वो अपना लॉज बनाते हैं, शरिया है, हदीस और कुरान के अनुसार वो अपना जो लॉज और सोसाइटी है उसको गवर्न करते हैं। हम अगर ये बोलें कि हमारा भी ऐसा ही सिस्टम है, तो बोलेंगे तुम तो मुसलमान बन गए। तो ये दिक्कत जो है। मतलब इस्लाम को ही एक तरीके से अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं रायता, देखा जाए तो, क्योंकि हाँ आपकी अप्रोच ही ये है कि तुम वो नहीं, हम वो नहीं हैं जो तुम हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारा रेफरेंस फ्रेम, अगर ट्रैड्स जो है उनका रेफरेंस फ्रेम शास्त्र हैं, भले ही व्यवहार में कितना भी उसको फॉलो कर पाए ना कर पाए, लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो रायता समुदाय है उसका रेफरेंस पॉइंट दूसरी आइडियोलॉजीज है। करेक्ट करेक्ट। इसमें ये भी बात आ जाती है ना कि जैसे पॉलिटिकली आप देखेंगे कि ट्विटर पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे जब अ, झगड़े होते हैं, या मान लीजिए कि आप किसी इस्लामिक पेज पे चले गए, या इस्लाम या कोई मुसलमान किसी हिंदुत्व पेज पे आ गया, तो उसने कुछ कमेंट किया, तो उसके जवाब क्या दिया जाएगा, रेटोरिक क्या यूज होता है? तो उसमें बोलेगा अरे तुम्हारी आसमानी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ये, उनके जो क्लेम है उनके रिलीजन में वो ये है कि कुरान जो है वो लिखी नहीं गई, है ना। अब जब आप अंदर अपने गिरेबान में झांक के देखें, यहाँ भी अपरुषय हैं। तो हम भी आप अपौरुषेय में मानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं। तो अब इस बात की कैसे आप रिकंसाइल करेंगे इस बात से? क्योंकि आपको जीवन भर आपको ये पता नहीं था, अचानक कोई आपको ये बोल दे कि भैया तुम जो उसको बोल वो तुम्हारे ऊपर भी लागू है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर आप अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं उसके बाद कि नहीं तुम तो ऐसे हो, तुम तो बकवास कर रहे हो, ये साइंस साइंस में वेदों वेदों को साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है, ये सब बकवास। अच्छा, रायतास की एक एट्रीब्यूट और है कि वो अपने आप को भाजपा के साथ बहुत आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब क्या ऐसा संभव है कि कोई रायता भी है और कांग्रेसी भी है? मतलब इस बात की कितनी संभावना है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने कभी इसके बारे में ज्यादा कोई विचार किया नहीं। पर पर हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा होना असंभव ही लगता है मुझे। क्योंकि कांग्रेस सब रायता का अर्थ ही ये है कि वो पॉलिटिकल हिंदू है। पॉलिटिकल हिंदू होने का मतलब है कि उसने उसके पास जो एक मास्टर की जो है ना, हर समस्या का जो निवारण है, वो एक जो कुंजी है उसकी, वो है वोट करना। और वोट किसको करना है ये भी क्लियर है कि भाजपा को ही वोट करना है। तो इसलिए उसको अगर आप उस चीज को चेंज कर दें कि आप बोलें कि किसी और को आप कर दो, तो वो फिर उस कंस्ट्रेंट से मुक्त हो गया ना, कि अब वो पॉलिटिक्स के बियॉन्ड या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बियॉन्ड सोच सोच पा रहा है। कि वो ये सोच रहा है कि मेरा इसमें बेनिफिट ये है कि मैं इसको एज टूल यूज करूं, कि अच्छा आज मैं टैक्टिकली वोट कहीं और डाल सकता हूं। जैसे अभी मैंने एक और पॉडकास्ट में बोला था कि हमारे ही ऑफिस में एक राजपूत है सहारनपुर से, और वो वो ट्रेडिशनली बीजेपी सपोर्टर्स है। लेकिन उसने इस बार मुझे बोला कि हमने समाजवादी पार्टी को वोट किया। मैं काफ़ी
आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हमारे समाज में जो हमारी पंचायत बैठी थी, पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि हम सपा को वोट करेंगे। मैंने सपा को वोट कर लिया। तो ये जब मैंने इस बात का उदाहरण दिया उस पॉडकास्ट में, तो उधर भी काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई इस बात से कि ये इस बात को ठीक कैसे बोल। मैंने ठीक और गलत बोला भी नहीं। मैंने सिर्फ ये बोला कि भाई, आप एक तरफ से अगर आप ये बोलें कि हिंदू वोट नहीं करता, एक यूनिटी, हिंदू एकत्रित होके वोट नहीं करते, वो वोट हमेशा अपने छोटे छोटे मुद्दों और पर्सनल बाइसेस के हिसाब से वोट करते हैं, एज ए कम्युनिटी वोट नहीं करते। यहाँ पर तो एक कम्युनिटी ने वोट किया ना। ये एक कलेक्टिव विजडम वाली बात थी कि जो समाज में जो एल्डर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया, जो पंचायत ने बोल दिया और सबने उसको फॉलो किया। तो इसमें भी परेशानी है। इसमें ये परेशानी है कि उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि इस पार्टी को वोट करो। तो ऐसे देखा जाए तो रायता की डेफिनेशन ये ज़्यादा बेटर होगी कि रायता एक ऐसे हिंदुओं का ग्रुप है या समुदाय है जो कि कट्टर भाजपा समर्थक हैं, परंतु शास्त्रों के साथ उनको समस्या है और हिंदुइज्म को एज अ वे ऑफ लाइफ मानने में उनको ज़्यादा आसानी है। तो मतलब बिना भाजपा के रायता नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं क्या? हिंदुइज्म एज अ वे ऑफ लाइफ एक उसको अंग्रेजी में बोले तो एक सेमेंटिक पजल है। हम्म। क्योंकि अगर आप एक तरह से देखें तो वे ऑफ लाइफ होने का मतलब है कि वो ऑल एनकम्पसिंग है। हाँ। कि आप आपके घर पे पत्ता भी नहीं हिलेगा जब तक आप उसको हम्म। शास्त्रों से, हाँ। है ना। वो भी आगे। तो वे ऑफ लाइफ तो वैसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो इसलिए मैं उस पे तो नहीं कमेंट करूंगा कि वो वे ऑफ लाइफ है या नहीं, क्योंकि दोनों तरीके से वो हो सकता है। लेकिन भाजपा के साथ जो ये लिंक है, और एक ही तरह से देखना कि हाँ भाजपा अगर नहीं है या भाजपा को वोट नहीं दिया तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हें कैंसिल कर दिया, ये एक ट्रेट है जो अनडिनाइबल है। ये तो है ही है। पर देखने वाली बात है ये कितना स्थायी है, कब तक रहेगा। अम, क्योंकि डिस्कोर्स कभी एक जगह पे रुकता नहीं। अ, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों की मानसिकता बदलती है। आज से 15 साल पहले लोग सेक्युलर होते थे, जिनको नॉर्मी कहते हैं वो सेक्युलर थे। आज हो सकता है वो नॉर्मी अपने आप को राइट विंग बोलते हो। अब इसका ही एक और हम अगर एक और एग्जांपल लें तो बचपन से मैं देखता आया हूँ, जब से हम कश्मीर से भगाए गए दिल्ली आए, तो उसी समय पे राम जन्मभूमि की रथ यात्राएं निकाली जा रही थी। तब से हम देखते आए कि जो ग्राउंड स्वेल था और जो साधारण लोगों के बीच इस मुद्दे को लेके जिस प्रकार का एंथुजियाज्म था, वो कहीं देखने को नहीं मिला। और उससे पता चल रहा था कि भारत में, मतलब हिंदुओं में अभी भी वो एक जज्बा है, एक एंथुजियाज्म है अपने धर्म की रक्षा के लिए और पुनर्स्थापना के लिए। कि हिंदुत्व का तो अर्थ ही वो था कि वापस कैसे जागरूक किया जाए हिंदू समाज को। तो वो एक एंथुजियाज्म देखने को मिला। लेकिन आप मीडिया में देखते तो मीडिया में बिल्कुल उसके विपरीत अपना ही वो चल रहा था, और लोग बोलते थे कि ये सेक्युलरिज्म और ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। और 90s का दशक पूरा ये एक डाइकोटमी हमें देखने को मिली। फिर जब भाजपा की सरकार आ भी गई, इसका क्या अर्थ है कि जो आपके एलिट्स या जिनके पास माइक थी उस समय, जो गेट कीपर्स थे ऑफ नैरेटिव, वो सब सेक्युलर थे, वो सब एंटी हिंदू बातें करते थे। लेकिन लोग जो साधारण लोग हैं वो उन्हें साइड करके अपने हिसाब से ही सोचते थे। और उससे बीजेपी पावर में आई। पावर में आने के बाद नेक्स्ट दशक उसी के साथ लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का हुआ, जो अर्ली 2000s, और पहले जो एनडीए वन की सरकार, फिर वो गिरी, फिर उसके बाद यूपीए वन आई। वो जो दशक था उसमें जो है मोस्टली लोग भी सेक्युलराइज होने लगे, क्योंकि जो मास मीडिया का केबल टीवी अर्ली 90s में आया, उससे पहले तो दूरदर्शन ही दूरदर्शन था। जब ये इतना ब्रॉडकास्ट होने लगा, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ और एकदम लिबरलाइज हो गया समाज, तो उस समय जो अर्ली 2000s थे या द फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000s, उसमें बहुत ज़्यादा सेक्युलरिज्म का ये हुआ, अ, मतलब पकड़ समाज के ऊपर। उसके इसी कारण से विकास एक मुद्दा बना और एंटी करप्शन और ये सब हुआ, और फाइनली यूपीए का अंत हुआ। फिर जो नेक्स्ट दशक आया वो वापस इसका आया कि भाई अब सेक्युलरिज्म से भी लोग पक गए, है ना, त्रस्त हुए। और अब वो क्या नेक्स्ट क्या देख रहे हैं। तो उस हिसाब से तो ये शिफ्टिंग फ्रंटियर्स हैं।
तो रायता कितनी देर तक हम इस परिभाषा के अनुसार डिफाइन कर सके, पर हाँ आज रफली बोलें कि हाँ रायता कौन होते हैं, जो ये एक पेजोरेटिव लेबल लगाया हुआ है कि रायता है। मैं उसको वैसे यूज नहीं करता, मैं तो कन्वीनियंस के लिए करता हूँ कि कल। डर रहे हैं क्या आप? हाँ मैं डर रहा हूँ। मैं डर रहा हूँ क्योंकि लोग फिर बाद में उसको ट्विस्ट कर देते हैं। तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैं उसको पेजोरेटिव नहीं, मैं उसको कन्वीनियंस के लिए यूज करता हूँ कि ये रायता है। रायता का मतलब ये कि जो इस तरह से सोचता है। वो मैंने नहीं डिफाइन किया, वो आया तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो अब आगे क्या होगा वो हम सब देखेंगे। अच्छा, रायताओं को देखें या फिर रायता समुदाय के लोगों को देखें, तो एक जो हिंदुओं की आम, अगर आप आज भी किसी गांव में जाएं तो हिंदुओं के रहने की कुछ तौर तरीके हैं, कुछ चीज़ों में कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ चीज़ों में कुछ फ्रीडम्स भी हैं। तो लेकिन क्या होता है कि फ्रीडम आप सदैव जितना आप चाहते हैं उतना उसको यूटिलाइज करते हैं, जितना नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ मर्यादाएं सदैव ऐसी होती हैं जिनको आप पार नहीं करते हैं। जैसे कि एक बीफ ईटिंग का एक मुद्दा है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा, अगर इसी की बात कर लें तो। लेकिन जो रायता विंग है वो एक तरीके से अपने आप को हिंदू भी कहता है, लेकिन रायता विंग के ही कुछ लोग बीफ ईटिंग के भी बड़े समर्थक हैं। तो हिंदू होने की एटलीस्ट कुछ तो मर्यादाएं हैं ना, कि आपको कुछ, कल को मान लीजिए आप कहते हैं मैं पुनर्जन्म को भी नहीं मानता फिर भी मैं हिंदू हूँ, ऐसा नहीं होगा ना। तो रायता विंग जो है, अगर वो हिंदुओं के अंदर भी आ रहा है, लेकिन अगर आप एक तरफ गाय भी खाने के लिए समर्थक हैं, गाय खाने के समर्थक हैं, दूसरी तरफ आप स्वयं को हिंदू भी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रायता के भीतर भी ऐसा कोई डिवाइड है, जो एक तरफ कहते हैं कि ये काउ ईटर्स हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नॉन काउ ईटर्स। मतलब ये कोई बिना मर्यादा के कोई समुदाय कैसे हो सकता है, अगर आप हिंदू अपने आप को मान रहे हो तो? हाँ आपने ये बहुत सही प्रश्न पूछा है कि रायता के अंदर भी क्या रायता एक मोनोलिथ है? है ना? नहीं, मुझे लगता है कि रायता में भी, क्योंकि देखिए ये जो गौमांस खाने का जो मुद्दा है, ये प्राचीन टबू है, ये आज का नहीं है। और हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण त्याग दिए इस मुद्दे को लेके, है ना? तो ये एक इमोशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल सब कुछ है ये। तो मुझे तो लगता है कि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी का एक पार्ट बन चुका है कि हम बीफ नहीं खाते। अब इसको अगर आप, इसके ऊपर आप प्रश्न उठाएं और इसको डाउट में डाल दें, तो फिर बचा ही कुछ नहीं ना। फिर तो आप फिर देयर इज नथिंग टू फाइट अबाउट, देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। तो मुझे लगता है कि अधिकतर रायता इस बात से सहमत है कि बीफ नहीं खाया जाएगा, पर सहमत वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। वो ये कहते हैं कि हाँ हम बीफ नहीं खाते, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उसको वो किस तरह जस्टिफाई करें, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। क्योंकि फिर से मैं ये कहूँगा कि जो नॉर्मीज हैं, जो जनता है, उनको वो थोड़ी बैठ के विचार पीयूष पढ़ रहे हैं, है ना? वो थोड़ी बैठ के कोई डीप फिलॉसफी और घर पे बैठ के बातें कर रहे हैं कि कांट ने क्या बोला और यूटिलिटेरियनिज्म क्या है और एटसेट्रा एटसेट्रा। वो तो नॉर्मल बात करते हैं और उनके लिए ये है कि हाँ जी हम बीफ नहीं खाते, बीफ नहीं खाते। लेकिन अगर आपका पड़ोसी जो अपने आप को हिंदू कहता है वो बीफ खाता है, तो आप कहते हैं चलो खाने तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आप उस गहराई में गए ही नहीं। उस गहराई में इसलिए नहीं गए क्योंकि आपकी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसमें कोई आपको एक्सपोजर ही नहीं है धर्म का। तो आपके लिए जो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है वो सेक्युलर है। जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो जिस तरह से आपने स्कूल में जो सीखा है और जो रीइंफोर्स कॉलेज और हायर एजुकेशन में हुआ है, और जो दिन रात आप टीवी और इंटरनेट पे जो आप देखते हैं, जिस तरह का कंटेंट आपके दिमाग में ब्रॉडकास्ट किया जाता है सुबह से शाम तक, उसमें ये नॉर्मलाइज हो चुका है कि सबको अपना अपना अधिकार है, जो डाइटरी चॉइस है, जो जो खाना चाहे वो खा सकता है, इत्यादि। तो ऐसी मानसिकता और ऐसी विचारधारा के साथ जब आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि क्या बीफ खाना उचित है, तो आप कहते हैं नहीं मेरे लिए तो नहीं है, पर अगला खा ले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जिसको अंग्रेजी में बोले एटमाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जहाँ की जहाँ पे आप अपने अपने बारे में या आप समाज के बारे में जो सोचते हैं, तो आप सोचते हैं कि समाज इज अ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स। समाज कोई कोहेसिव ये नहीं है जिसके बीच में एक कल्चरल कॉमनैलिटी है, जहाँ पे आप और आपका पड़ोसी जब आपस में बात करते हैं तो उसके बीच में जो अजम्पशंस है,
जो फिलोसफिकल एजम्पशंस हैं और जो आप बिना बताए जिन चीज़ों पे अग्री करते हैं वो क्या है ना, ये सब चीज़ें है ही नहीं, कल्पना में ही नहीं है, क्योंकि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं। आप अर्बन एरिया में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, पड़ोसी को शायद जानते भी नहीं, साल में 2 बार हैप्पी दिवाली हैप्पी होली कर देते होंगे। ऐसी जब लिव्ड एक्सपीरियंस है तो उसका नेचुरली उसके साथ इस तरह की मानसिकता होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि आपकी धार्मिक एजुकेशन ठीक ठाक है, भले ही वो आपकी दादी ने आपको सिखाया हो या आपने खुद के परिश्रम से आपने किसी ग्रंथ में पढ़ा हो, आपने खुद से किताबें पढ़ी हो, या आप पूछ पाछ के कहीं किसी आप टकरा गए किसी महापुरुष से, उसने आपको सिखा दिया, तो यदि ये सब हुआ तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं कि आपके पास वो एक सोचने का पावर है। अगर नहीं है तो बड़ा स्वाभाविक है कि आप इस तरह से कुछ भी सोच सकते हैं कि हाँ, जो ये एक एक लिबरलिज्म का एक ट्रोप है कि मैं जो करूं वो मेरे लिए लागू है, तू जो कर तू तेरे लिए है। तो अगर ऐसा होगा समाज में तो अराजकता फैलेगी ही फैलेगी, और उसी को तो हम रोज उसके ही साक्षी हैं हम आज के समाज परंतु जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेड शिरोमणि एक मैंने आपको शब्द दिया, तो वैसे में मुझे ऐसा लगता है कि रायताओं में भी कुछ रायताचार्य हैं, में। जिनकी किताबें कई बार प्रधानमंत्री इंडोर्स करते हैं। उनमें भी इंटेलेक्चुअल जाइंट्स हैं अपने, लेकिन हालांकि वो क्या कहते हैं, कितनी बातें उनकी कॉन्ट्ररी नहीं है आपस में ही, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, समाज की बात करें ट्रेड्स में भी ऐसा बहुत बड़ा, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो अपने मूलभूत विचारों पर, शास्त्र भले ही उन्होंने घर से सुने हों, कहीं से जो देखते आ रहे हैं, जिसको परंपराएं, जिसको उनके प्रति उनकी श्रद्धा है, भले ही उनको उतना उसके पीछे का कारण नहीं मालूम, फिलॉसफी नहीं मालूम है। वैसे ही रायताओं में भी उनके अपने रायताचार्य हैं, जो कि उनके इंटेलेक्चुअल जाइंट्स हैं, जो हर बात का एक बड़ा जस्टिफिकेशन देते हैं, कई बार आर्टिकल्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। तो साधारण जो कॉमन मास होते हैं, उससे तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हमको किसी बात का फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन देंगे। लेकिन जो रायताचार्य हैं, उनके पास तो प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, क्योंकि और वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, प्रधानमंत्री उनकी किताबें इंडोर्स करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनको ही जगह देता है, हिंदू राइट विंग मानकर। तो ऐसे में क्या उनकी भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि एटलीस्ट अपने खेमे को ही स्पष्ट करें कि आप हो क्या? हाँ, मुझे ऐसा तो बिल्कुल लगता है कि अब समय आ गया है कि हम ये जो पेटी ईगो क्लैशेस हैं और ट्विटर पे गाली दे के ब्लॉक कर देना और इस तरह के जो व्यवहार हैं, उनको पीछे छोड़ के, क्योंकि अब समय आ गया है कि अब देखिए सोशल मीडिया भी जब शुरू हुआ तो लोग एक प्रकार से उसका उपयोग कर रहे थे। सोशल मीडिया का भी स्वभाव बदल गया, एल्गोरिथम्स बदल गए, लोगों का फटीग हो गया। कहीं फेसबुक जैसे सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही बेकार बंद ही हो गए, अब उसमें सिर्फ एड्स या डूम स्क्रॉलिंग के लिए वो आता है। तो अब जिस तरह से लोग अब सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं और सोशल मीडिया का जो नेचर है वो भी बदल गया है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया है, तो हमें भी अपना तरीका जो है एक दूसरे के प्रति बदल देना चाहिए। और मैंने अपनी तरफ से अभी ऑप इंडिया पे एक पॉडकास्ट हमने पब्लिश किया था, हमने अपवर्ड और ऑप इंडिया कोलैब किया था, जिसमें आनंद रंगनाथन जी को हमने आमंत्रित किया था और उनके साथ एक डायलॉग हुआ। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, मतलब मुझे भी उनसे सीखने को मिला, उन्हें भी शायद 2 बातें मेरी अच्छी लगी होंगी। तो ऐसे डायलॉग्स होना बहुत आवश्यक है, और वो डायलॉग तभी हो सकते हैं देखिए जब दोनों तरफ से एक उत्सुकता हो और डिसमिसिव एटीट्यूड को पीछे छोड़ दें कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तो हमने तो अपनी तरफ से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हम बात करने को तैयार हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग, हो सकता है उनकी कोई ऐसे, हाँ, हर एक की थिंकिंग में कोई ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं शास्त्र हैं शास्त्र हैं शास्त्र हैं, हो सकता है उनके पास कोई ऐसा पॉइंट हो जो हमने सोचा ही नहीं, कि भाई तुम तो ऐसा बोल रहे हो लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुम ही दिखा दो हमें शास्त्र में क्या लिखा है, या तुम ये सिद्ध कर दो कि शास्त्रों से धर्म नहीं आता। कुछ कुछ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ तो हो। तो उनके पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आके बात करें हमसे, हम तो ओपन इनविटेशन दे रहे हैं। और ये करना बहुत आवश्यक है। लेकिन अब होता क्या है कि जो इनमें से लोग हैं जो अपने वर्ल्ड व्यू में सिक्योर हैं और जो जिनको कुएं का मेंढक बोला जाए, कि उन्होंने देखा ही और कुछ नहीं,
और अपना भी, अपने कुएं की भी गहराई उनको पता नहीं, वो गहरा है भी या नहीं ये भी नहीं पता। तो वो लोग पॉलिटिकल दम के कारण, या क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी पचती हैं, उनके भी हाजमे के लिए कोई खराबी नहीं है उसमें, तो वो ब्रॉडकास्ट भी हो जाती हैं। तो ये जो ओवरटन विंडो है, ओवरटन विंडो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है ना कि आप वही चीज पब्लिक में बोल, जो पॉलिटिशियन वही चीज पब्लिक में बोलता है जो एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ ओपिनियंस हो, उसके बियॉन्ड थोड़ा चले जाओ तो हाहाकार मचने लगता है कि ये क्या बोल दिया इसने। लेकिन उसमें जो वामपंथ है उन्होंने बड़ी मतलब बहुत माहिर है उसमें। उन्होंने क्या, वो क्या करते हैं कि ओवरटन विंडो ये है, ये रेंज ऑफ पब्लिक ओपिनियन जो आप पब्लिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो यहाँ पे दूर जाके कुछ बोल देंगे, वो दूर बहुत शोर मचेगा, शोर मचेगा, फिर वापस फिर कुछ होगा, कोई अपोलोजाइज कर देगा, कुछ होगा, कुछ होगा। लेकिन ये जो ओवरटन विंडो है ये थोड़ी शिफ्ट हो गई, थोड़ी शिफ्ट हो गई, थोड़ी शिफ्ट हो गई, एक दिन ऐसा होगा 10-12 साल बाद कि वही ओवरटन विंडो का पार्ट बन गई। तो ये जो चीज है ये इस हमारे इस ट्रैड वर्सेस रायता में भी एप्लीकेबल है। कि मुझे लगता है कि आज जो लोग जिसको डिसमिस कर देते हैं कि ये ट्रैड है और ये मुसलमान बनाना चाहते हैं, और मतलब बिल्कुल उल जलूल बकवास कि ये जॉर्ज सोरोस ने इनको फंड किया हुआ है इनको हराने के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास कोई उत्तर नहीं है, जो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका कोई उत्तर नहीं है, और इसलिए आप स्ट्रॉमैन क्रिएट करके और झूठ बोल के उसको कैंसिल करना, खारिज करना चाहते हो, लेकिन वो बैड फेथ डायलॉग। तो जो आप कह रहे थे कि उनकी क्या, उनका उत्तरदायित्व क्या है, जो दूसरी जो जो रायता आइडियोलॉजी जो है उसको जो एक्सप्रेस करते हैं, या उसके जो थॉट लीडर्स हैं, इफ देर इज अ थॉट तो रायताचार्य जो हैं उनका, मुझे लगता है उनका ये दायित्व बनता है कि वो एंगेज करें, डिबेट में बात करें। जैसे आनंद जी आए, हमने बात किया, तो हम ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ के पीटने लग गए। ठीक है भाई, वी अग्रीड वी डिसअग्रीड, हम वापस अपने अपने घर गए तो कुछ सोचा कि वो अगले ने क्या बोला था, वो क्यों ऐसा सोच रहा है। तो ये करने की बहुत आवश्यकता है, उसी से हिंदू समाज का भला भी होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्विटर वाला जो ये बबल है इससे बहुत फर्क पड़ रहा है हिंदू समाज में, लेकिन ये जो ये डाइकोटोमी है ये रिप्रेजेंट करती है एक जो एक क्रैक हिंदू समाज में की वास्तविकता में भी है। क्योंकि अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि शास्त्र क्या है, उनकी उनकी क्या, उनका स्थान क्या है हमारे जीवन में, और धर्म को लेके जिस तरह के जिस तरह का की धारणाएं हैं लोगों के अंदर, वो बहुत ही कई बार तो आउटराइट गलत है। कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं उन बातों का जो जैसे लोग सोचते हैं। लेकिन कई बार ये है कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टाइप की जो डिबेट, ऐसे टाइप की एंगेजमेंट्स जो हैं वो बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। ये तो बात रही सामंजस्य की, संवाद की, लेकिन इससे पहले, सामंजस्य और संवाद से पहले एक दौर आया कलह का, क्लेश का, युद्ध का। उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये इतना झगड़ा कैसे बढ़ गया और झगड़ा इतना भयंकर हो गया कि एक दूसरे के नाम को बर्दाश्त ना करना, एक दूसरे की बात को ही भले ही कितनी उचित हो कितनी अनुचित हो, और गालियों का भी स्तर उतना नहीं रह गया जैसे कि एक मतभेद होने पर जितना होना चाहिए। एक रंजिश दुश्मनी वाली स्थिति आ गई ट्विटर की सिर्फ बातचीत से, वो भी हिंदुओं में ही आपस में। तो वो एक क्या दौर था, ऐसा क्या हुआ क्या रहा, और वो इतना जिसको कहते हैं कि गंदा कैसे हो गया, वो बातचीत, आपस की बातचीत इतनी गंदी, इतनी घृणा में कैसे बदल गई। वो गंदा इसलिए हुआ क्योंकि जिसको ऐसा बोला जाए ना कि रियलिटी चेक, जब हिंदू समाज को, जो विसल ब्लोअर होता है, विसल ब्लोअर का क्या अर्थ है कि अगर कुछ गड़बड़ चल रही है किसी सिस्टम में, तो वो जाके सीटी बजा दे कि ये गड़बड़ हो रही है ना। तो विसल ब्लोअर को हमेशा जो है उस विसल ब्लोइंग का कुछ मोल चुकाना पड़ता है। तो वो जो कॉस्ट जो एसोसिएटेड है विद दिस एक्ट ऑफ विसल ब्लोइंग, वही एक तरह से इस झगड़े में हुआ कि जो लोग स्पष्ट रूप से
सत्य बोल रहे थे कि ये ऐसा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी रिगार्ड टू इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कि क्या ये पार्टी ए को बेनिफिट करेगा, पार्टी बी को करेगा, पार्टी सी को करेगा, कोई मतलब नहीं। भाई अगर जोशी मठ में आप रोड बना रहे हो तो वो डेंजरस हो सकता है, वो लोगों की जान जा सकती है, और अ, पर्यावरण का जो वहाँ पे नुकसान होगा उसका कोई उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा अगर आपने बोल दिया उस समय जब चार धाम कॉरिडोर का इतना वो सब मिथ्या भाषण चल रहा था कि अरे इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर प्रकार के रीजंस दिए जा रहे थे, लेकिन जोशी मठ के साथ फिर क्या हुआ वो सबने देखा, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसी वजह से हुआ, उसकी भी एक लंबी हिस्ट्री है, पर हाँ, ये कहना कि इतना होने के बाद अगर आप वहां पे इतनी चौड़ी सड़कें बनाओगे, और साइंटिफिक स्टडीज और जियोलॉजिस्ट्स जो फादर ऑफ जियोलॉजी है इंडिया में, वो ये बता चुके हैं कि ये करना खतरे से खाली नहीं है, अगर आप फिर भी वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहे हो और आपने वो चीज़ बोल दी, तो वो पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट है। पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट है, उसका जो सीधा सीधा असर है वो वोटिंग पे हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर दूसरे पक्ष के पास क्या विकल्प रह गया, सिवाय इसके कि वो आपको चाइनीज एजेंट बोल दें, चर्च एजेंट बोल दें, कुछ भी आपको आपको बदनाम कर दें, आपके ऊपर फेक एफआईआर कर दें, जो भी कर दें, लेकिन उससे ये होगा कि आपको वो मतलब सार्वजनिक जो ये डिबेट चल रहा है इससे अलग कर दें, कि आपको तो कैंसिल ही कर दिया, यू आर नोबडी, है ना। तो वो उस तरफ से उस तरह का अटैक हुआ, और ये ज़रूरी, मैं ये नहीं कह रहा उसमें कि जो आम लोग ऐसे सोचते हैं वो कर रहे थे, पर क्योंकि उनका अलाइनमेंट विद पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा है, तो पॉलिटिकल फोर्सेस इतने पावरफुल होते हैं कि हम लोग तो नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, आप और मैं, हम लोग, अब मैं मान लो किसी को किसी के बारे में कुछ बोल देता हूँ और वो बंदा बहुत पावरफुल निकला, तो वो तो हमें हानि पहुंचा ही सकता है। तो वैसा ही उसमें भी हुआ कि पॉलिटिक्स में जब आप चले गए और पॉलिटिक्स में को एक्सपोज कर दिया, तो उसका आपको खामियाजा भरना पड़ा, वही अ, उसमें भी हुआ। फिर तो ऐसा लगता है कि रायता विंग को भाजपा कहीं ना कहीं दिशा देती है, चलाती है। अब ये तो कहना मुश्किल है, पर ये जरूर है कि रायता विंग के क्या जो मेन स्ट्रीम की जो विचारधारा है, और जिस तरह से वो इवेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं, जिस तरह वो देखते हैं, जो वो लेंस एम्प्लॉय करते हैं, वो तो निसंदेह वो भाजपा को लाभ पहुंचाता है इलेक्टोरली। वो तो है, क्योंकि अगर आप उस जोन में ट्रैप्ड हो, तो फिर आपके पास और कोई विकल्प नहीं है कि वोट देना है तो वोट इसी को देना। तो वो फायदा उनको मिलता है। अब हो सकता है कि हाँ, वो इस फायदे को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट भी करते हैं, तो करते होंगे, और वो करने भी चाहिए उनका तो। देखिए, भाजपा को मैं इसमें ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि भाजपा पॉलिटिकल पार्टी है, भाजपा को वोट जीतने हैं, है ना। तो वो जो करें, जो करना होगा वो करेंगे, उनको मैनिपुलेट करना है, पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करना है, उनको वोटिंग ब्लॉक्स बनाने हैं, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, वो करेंगे। लेकिन जो एक वोटर है, उसे तो सेल्फ इंटरेस्ट में कुछ डिस्टेंस तो रखनी चाहिए ना, बिटवीन योर सेल्फ एंड द पार्टी। चलिए वापस ट्रैड्स पर आते हैं। ट्रैड्स को देखें अगर, आप लंबे समय से इस जो डिस्कोर्स है, इसमें एक तरीके से ट्रेड्स की तरफ से एक उनके अग्रणी थॉट लीडर के रूप में देखे गए हैं। अब आप स्वयं उसको माने ना माने, ये बात तो है, देखे गए हैं। तो आप आज से 5 साल पहले और अब में ये जो ट्रेड मूवमेंट अगर कोई है, तो इसमें क्या बदलाव देखते हैं, अच्छे या कुछ बुरे? बदलाव तो बहुत है। सबसे पहला बदलाव ये है कि क्योंकि इसके ऊपर एक क्लैंप डाउन हुआ 2021-22 में, अगर कुछ भी गलत होता था जिसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन हिंदू इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा बोला जाता था कि ये लोग ट्रैड हैं। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो ट्रैड है। किसी ने कोई स्कैम कर दिया तो वो ट्रैड है। एक वो लड़का था, कुछ तो सोशल मीडिया पे उसने किया था, मुझे मुझे ठीक से नाम वाम भी याद नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ था, वो बुल्ली बुल्ली बाई केस या कुछ ऐसा ऐप, हुआ था, हाँ। आपको याद हो। वो ऐप में वो कुछ उसने ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट शेयर किया था, कुछ बोला था, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर हुआ। और चारों ओर, इवन मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स में ये आया कि देर इज अ ग्रुप कॉल्ड ट्रैड।
अब ये ट्रैड कोई ऑर्गेनाइज्ड माफिया तो है नहीं, ये तो लोग हैं जो एक एक तरीके की विचारधारा से अपनी पहचान जोड़ते हैं। तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग एक दूसरे को शायद जानते भी नहीं, उनका कोई ऐसा तो है नहीं कि जो कोई सीक्रेट बंदा बैठा हुआ ऊपर जो उनको बताता है ऐसा करो ऐसा करो। तो उनके ऊपर ये क्लैंप डाउन हुआ तो वो एक तरह से बिखर गया। वो जो फोर्स था, वो बल उसने जो अ, उससे उसके साथ जुड़ा था, वो सब बिखर गया। और दूसरी तरफ से एक और चीज ये हुई कि कई सारे, क्योंकि एक ट्रायड एक अंडरडॉग मूवमेंट था, एक एक रेबेलियस मूवमेंट था, तो बड़े यंग बच्चे जो थे 18-19 साल के, जो अभी नए नए ट्विटर सोशल मीडिया पे आए थे और उनको इस डिस्कोर्स के साथ जुड़े, उन्हें समझा, तो उन्हें ट्रैड में ना एक रिबेलियन का एक झलक दिखी, और उनकी जो आयु थी उसके अनुसार भी वो बिल्कुल मैच करता था। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि 18-19 साल की उम्र में लोग लेफ्ट से बहुत आकर्षित होते हैं, वामपंथ से। वो इसलिए क्योंकि वामपंथ उनको, जो उन्होंने तब तक जो फैमिली में जो सीखा है और उन्होंने फैमिली में जो हिपोक्रेसीज देखी हैं, उनकी कमियां जो हैं परिवार में, वो उनको अपने डायरेक्टली उन्होंने विटनेस की होती है। तो उनसे वो थक हार चुके होते हैं, और सडनली कोई आके ये बोलता है कि यार ये देखो, मार्क्स ने ऐसा बोला था, ये देखो ये हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब मैंने भी देखा है कि हमारे बिल्डिंग में गार्ड के साथ ठीक से बात नहीं करते लोग, तो ये एक रेजोनेंस होता है और लोग लेफ्टिस्ट बन जाते हैं उस उम्र में। सेम चीज एक तरह से ट्रैड वाले उसमें भी हुआ, क्योंकि आपने देखा कि भाई सब लिप सर्विस तो दे रहे हैं धर्म को, सब कहते हैं कि हाँ भगवान की पूजा करो, लेकिन पता किसी को नहीं है कि क्या है। और यहाँ पे ये तो बोल रहे हैं कि भाई तुमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं उसमें क्या लिखा है। तो ये जो है एक क्लिक क्लिक हो जाता है और लोग उसके साथ जुड़ने लग गए। तो ये जो 18 19 20 थे, और इनका तरीका भी, क्योंकि यंग यंग ब्लड है, हॉट ब्लड है, तो जाके वो एकदम स्टॉर्म ट्रूपर्स की तरह घुस जाते थे और पूरा किला फतेह कर लेते थे उस समय पे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं, कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं, कोई कुछ इस तरह का है नहीं, और प्लस ये क्लैम्प डाउन हुआ, तो ये बड़े निराश हो गए। और इसमें से एक मूवमेंट निकला जिसको ऑनलाइन उसमें बोलेंगे कि ब्लैक पिल। ये ब्लैक पिल हो गए कि ये नाहिलिज्म की तरफ चले गए कि सब कुछ बर्बाद है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, है ना। तो वो एक ऐसा एक चीज हुआ जो शायद, मतलब काफी दुख की बात है कि ऐसा हुआ और हम कुछ कर नहीं सके, मतलब एज एल्डर सीनियर सिटीजन। एज शिरोमणि ऑफ द सोसाइटी, ट्राइड लेकिन सोसाइटी। लेकिन ऐसा है, पर ये दो चीजें जो है साथ में रह के, उससे जो है, जो वो डिस्कोर्स बिल्ड हो रहा था, उसमें कई सारी अड़चने आई। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, ट्रैड ट्रैड मीन्स नथिंग, ट्रेडिशनलिज्म इन इटसेल्फ मीन्स नथिंग। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि आप शास्त्रों को समझो, आप शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय है या कहीं जाके पढ़ो पढ़ो सीखो, मतलब किसी तरह हाथ पैर मार के आप फेमिलियर हो जाओ अपने धर्म से। अगर ये आप कर लेते हो तो आपका वर्ल्ड व्यू पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये उसका केवल उतना ही उसका आग्रह है, उसके बियॉन्ड तो कुछ है नहीं। तो असली जो उसका जो इम्प्लीकेशन है वो तब आता है जब आप वो पहला कदम उठाएं। उसके बाद जब आप शास्त्रों को के साथ आपका पहला साक्षात्कार होगा, तो आपको लगेगा यार, मैं तो यार जो भी आपकी आयु है, 30 साल 40 साल, तो यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो वो जो रियलाइजेशन है वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। और मुझे लगता है कि ऑल सेड एंड डन, कितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस आ जाएं, कुछ भी कर लें, ट्रैड जो ये दिस इम्पीटस, जो पुश है कि आप धर्म को उसके आधार पर, धर्म के अपने टर्म्स पे आप उसको समझो, ये पुश जो ट्रैड होने का है, ये अ, हमेशा रहेगा, ये नित्य है, और इसका रेलेवेंस हमेशा रहेगा। और ये सोसाइटी को यही चेंज करेगा, हिंदू समाज को और हिंदू पॉलिटिक्स को, हिंदू कल्चर को यही शेप कर सकता है, और कुछ नहीं। क्योंकि जो रायता थॉट है वो एक्सपायर हो चुका है। इट इज, मतलब जो कोई गोली आप खाएं वो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, वो उसका काम हो चुका है, आप माने ना माने। अब तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। अब जीत गए, तीसरी बार आ गई आपकी पार्टी, अब बता दो ना मुद्दे क्या है, 3 बार तो जिता दिया,
बताओ क्या करना है? 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के अलावा भी तो कुछ होगा ना। 10 ट्रिलियन डॉलर से क्या करोगे फिर? 10 नहीं 20 कर दो, फिर क्या करोगे? तो वो जो चीज है वो केवल ट्रेडिशनलिज्म ही डिफाइन कर सकता है। यानी ट्रेडिशनलिज्म डिफाइन नहीं कर सकता, ट्रेडिशन डिफाइन कर सकता है वो चीज। और आपको ट्रेडिशन से आपका साक्षात्कार कराने में ट्रेडिशनलिज्म की आइडियोलॉजी आपके काम आएगी, इतना ही है। अच्छा, तो फिर अब इस बातचीत को अंत की ओर ले जाते हुए आपसे एक, जो हमारे ट्रैड मूवमेंट के जो युवा थे, जो अभी आप कह रहे हैं कि निहिलिज्म की ओर चले गए या जो थोड़ा उदास हो गए हैं, तो मेरा तो मानना है कि अंगारे के ऊपर थोड़ी सी अगर राख जम जाए तो धड़क कम नहीं होती है। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि देखिए, अ, जो निहिलिज्म की तरफ गए जैसा आप बता रहे हैं, वो इसलिए गए क्योंकि उनका, कल ही किसी ने मुझसे पूछा, तो इसमें ये जो मैट्रिक्स वाली जो हम्म। टर्मिनोलॉजी है ना, हम्म। कि ब्लू पिल, रेड पिल। ब्लू पिल रेड पिल हो गया। तो ब्लू पिल जो है, मान लीजिए वो सेक्युलर थे, रेड पिल जो है अ, वो हो गए कि हिंदुत्व की ओर कर दिया। तो रेड पिल जो नहीं हुए ना, जिन्होंने रेड पिल मिस कर दिया और जो डायरेक्ट ट्रैड बन गए, वो ब्लैक पिलर हो गए। क्योंकि उनका वो जो एवोल्यूशन था वो ग्रेजुअल नहीं था। उनको लगा कि हाँ हम इससे ही कर देंगे। जैसे लोग लेफ्ट से परेशान होके उसको छोड़ देते हैं ना, उसी तरह ट्रेडिशनलिज्म से परेशान होके लोग ब्लैक पिलर बन गए और उन्होंने कहा सब बकवास, कोई किसी चीज का कोई मतलब नहीं। क्योंकि उन्होंने एक वो लीप तो ले लिया था, जब उनको वो मीनिंगलेस लगा कि ये रायता, ये तो बकवास चल रहा है, इससे क्या होगा, मतलब आपने किसी को वोट कर दिया, बस आपको लगा है कि प्रॉब्लम सॉल्व। वो लीप ले चुके हैं, उनको पता है इट इज बिहाइंड देम। अब नेक्स्ट जो है उसके लिए जिस तरह का संयम और जो जो आपका जो कैरेक्टर है, चरित्र का निर्माण कहें, तो उसमें उन्होंने समय नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ, उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए थे, क्योंकि हम रहते भी सोशल मीडिया एज में है जहाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, डोपामीन आपको उसी समय चाहिए। तो वैसे जीवन नहीं चलता। आपको समय देना पड़ता है किसी चीज को, और आपको अपने आप पे भी काम करना पड़ता है। केवल लिप सर्विस करके काम नहीं होगा। आप अगर किसी आइडियोलॉजी में को मानते हैं तो उस आइडियोलॉजी को मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। इसीलिए जो मैं डिस्टिंक्शन दे रहा था कि रायता की आइडियोलॉजी है, उसका जो एक्शनेबल आइटम है वो है कि वोट कर दो। वोट कर दिया उन्होंने, अपना वो कर दिया, अब उनका कंप्लीट हो गया। ट्रेडिशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसका जो एक्शनेबल आइटम है वो ये है कि जाके शास्त्र पढ़ो, अपनी संस्कृति से और परिचित, अच्छे से परिचित हो जाओ, और गहराई में अध्ययन करो। तो वो करना कठिन है। अगर जो ये लोग जो इस तरह से नो मैन्स लैंड में हैं और ये समझते हैं कि किसी चीज का कोई अर्थ नहीं, वो एक बार शास्त्र पढ़ के देखें, हमारे अपने देवी देवताओं, अपने पूर्वजों में आस्था रखें, और उसके बाद जो भी वो करते हैं वो सार्थक होगा। और भले ही वो अ, विश्व को, और जो आज विश्व की परिस्थिति है, भले ही वो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डेमोक्रेसी का कोलैप्स, ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, इनको चेंज ना कर सकें, ये तो रियलिटीज हैं जो हमसे बहुत ज्यादा बड़ी हैं, इनको चेंज ना कर सके, पर अपना जीवन सार्थक बना देंगे। और उतना ही ह्यूमन लाइफ, उतना मनुष्य के जीवन का और क्या अर्थ है? अपना जीवन सार्थक हो जाए और अपने पुरुषार्थ पूरे हो जाए, फिर बाकी तो भगवान है ना देखने के लिए, आपने थोड़ी ठेका ले रखा है। सही बात है। तो यही मेरा संदेश है। चलिए ठीक है, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपका आभार कि आप यहाँ तक आए, आपने इतना कष्ट उठाया और मुझे ये अवसर दिया अपने चैनल पे आने का। और मुझे आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देनी है आपको। और मैं चाहूँगा कि ये चैनल जो है, ये जितना बड़ा हो सके और जितना पब्लिक में इस डिस्कोर्स को ले जा सके, जिस तरह का काम आप कर रहे हैं और जिस तरह का काम आप करते आए हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे पब्लिक में बोलना चाहूँगा, मुझे अभी ख्याल आया, वो ये कि करपात्री महाराज वाले वीडियो में जो आपका योगदान था, अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें वो क्रेडिट नहीं दे पाया, पर वो नहीं, पर वो जो आपका योगदान था उसके लिए मैं बहुत बहुत पब्लिक में आपको धन्यवाद देना चाहता चलिए बहुत बहुत आभार आपका। आशा है कि हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे और आपका समय पुरा लेते रहें।